नीतीश कुमार ने दिल्ली वाले हाईकमान को यानी बागडोर संभालने वाले साहब को थोड़ा और ठीक ठीक समझ लिया है। बीजेपी पार्टी के इकलौते कर्ता धर्ता यानी अमित शाह को दिन में तारे दिखा दिए हैं। इधर नीतीश कुमार की जेडीयू को बिना तोड़े खत्म करने का प्लान चल रहा था, उधर नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई और भनक लगते ही नीतीश कुमार को अपने पुराने साथी याद आए। नीतीश कुमार ने लालू यादव को फोन घुमाया, फिर क्या कहा। लालू यादव ने नीतीश कुमार की मदद की और 24 घंटे में बाजी पलट गई। यह तो वो चर्चा है जो अब चाय चौराहे पर भी हो रही है, लेकिन इसके बाद अब सवाल तो खड़ा यह हो रहा है, क्या बीजेपी और अमित शाह जेडीयू को बिना तोड़े ही जेडीयू को कमजोर करने की रणनीति बना रहे थे? एक गंभीर सवाल यह है। दूसरा सवाल, क्या अमित शाह ने कुछ एक ऐसी तरकीब निकाली थी जिसकी बुनियाद पर नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ रहते हुए भी खत्म होती चली जाए? क्या नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी वक्त रहते लग गई और उन्होंने बीते 24 घंटों में जो कदम उठाया उसका एक बड़ा असर अमित शाह की रणनीति पर पड़ा? क्या लालू प्रसाद यादव ने किसी तरीके से नीतीश कुमार की कोई मदद की? आखिर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव या उनकी नीति और रणनीति को क्यों कह रहे हैं शुक्रिया? ये तमाम सवाल है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, तो वहीं आचार संहिता लग गई है। लेकिन बिहार में ऐसा लग रहा है कि जिस अंदाज में, जिस तरीके की वहां पर संहिता लगी हुई है, उस बंधन को तोड़ के नीतीश कुमार अपने आप को आजाद रखना चाहते थे या आजाद करके जेडीयू को आरजेडी के साथ लाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने अपने चक्रव्यूह में उन्हें फिर से फंसा लिया। लेकिन इस बीच में बीजेपी के एक विधायक ने ऐसा बयान दिया जिसकी बुनियाद पर नीतीश कुमार ने अपनी सारी रणनीति पर ब्रेक लगा दी, एनडीए के साथ रहने की, और फिर से वो अपने प्लान बी की तरफ शिफ्ट हो गए। आपको बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या ऐसा। बीजेपी के भागलपुर जिले से आने वाले उस विधायक का नाम क्या है, उसने ऐसा क्या कहा जिसकी बुनियाद पर नीतीश कुमार हिल गए और नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि साहब ये तो मेरी पार्टी को साथ रखकर भी पूरी पार्टी को खत्म करने का प्लान है। अब आपको समझ आ जाएगा। दरअसल बिहार के भागलपुर जिले के एक विधायक है शैलेंद्र का एक ऐसा बयान आया जो नीतीश कुमार की चुनावी नीति और रणनीति के बिल्कुल विरुद्ध जाकर खड़ा हो गया। उस बयान की बुनियाद पर नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा था। इस बीच में जब नीतीश कुमार यह सोच रहे थे और जब संजय झा बिहार पहुंचे दिल्ली से अमित शाह का मैसेज लेकर के, या एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई सीटों के बंटवारे को लेकर के, और दूसरी तमाम चीजों पर मान मनोबल की गतिविधियां चली, जिसके आधार पर नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि वह एनडीए में रहेंगे। लेकिन जैसे ही भागलपुर के इस विधायक का बयान आया जो नीतीश के वोट बैंक को चोट करता हुआ दिखाई दिया, और ऐसे में नीतीश कुमार ने मदद ली लालू प्रसाद यादव से। दरअसल भागलपुर जिले के विधायक शैलेंद्र कहते हैं कि मुझे और बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं बीजेपी को मुसलमानों के वोट की। मैं चुनाव हारना पसंद करूंगा, लेकिन हमें इनके वोट की जरूरत नहीं है। यानी वह खुद को बीजेपी को अपनी बुनियाद पर अल्पसंख्यक वर्ग के वोटर से जिस तरीके से अलग करने की दिशा में बयान दे रहे हैं, और इसका एक बड़ा प्रभाव वहां की राजनीति पर पड़ रहा है। इससे विरोधी इसे मुद्दा बनाएंगे, और यह नीतीश कुमार के लिए एक ऐसा घातक बयान साबित हुआ क्योंकि नीतीश कुमार जो अभी तक बीजेपी के साथ रहने के लिए पुनर्विचार कर चुके थे, बयान दे चुके थे, उनको ऐसा लगा कि उनकी जो सेक्युलर इमेज है, उनकी जो सेक्युलर छवि है, जिसमें उनके वर्ग के वोटों के साथ पिछड़े वोटों के साथ साथ में दलितों का भी वोट आता है, जैसा कि उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के अमित शाह के उस प्रकरण के बाद में चलते हुए उन्होंने रोड पर रुक करके बाबा साहब के फोटो के सामने खड़े होकर नमन किया था, एक संदेश दिया था। मगर एक बड़ा वोट बैंक उनका मुस्लिम समाज से भी है, और ऐसे में मुस्लिम समाज अगर उनसे नाराज हुआ कि साहब आप तो उसी पार्टी के साथ में चिपके हुए हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं जो पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है, जिस पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता गिरिराज सिंह से लेकर दूसरे ऐसे तमाम बड़े नेता जिस अंदाज में मुसलमानों को लेकर प्रहार करते हैं,
और चुनाव से ठीक पहले भागलपुर के विधायक ने जो बात कही, तो फिर आपकी पार्टी को, जेडीयू को, जिसे मुस्लिम वोट करता आ रहा था, उसे क्यों वोट करें। यह एक ऐसी स्थिति बनती जा रही थी नीतीश कुमार के लिए, जिसकी बुनियाद में नीतीश कुमार ने महज 15 घंटों के अंदर अपनी सारी स्ट्रैटेजी और रणनीति बदल दी। क्योंकि नीतीश कुमार इस बात का दबाव बीजेपी पर नहीं डाल सकते थे कि साहब मुस्लिम विरोधी बयान मत दीजिए, या किस किस्म के बयान यहां पर उचित नहीं है या स्वीकार नहीं होंगे वोटर्स के बीच में। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना जो गोल है उसको शिफ्ट कर दिया और इस सब के बीच में कहा यहां तक जा रहा है कि सांकेतिक तौर पर संदेशों का आदान प्रदान हुआ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में। लालू प्रसाद यादव के संदेश से सीख लेते हुए, उनकी रणनीति से, नीति से सीख लेते हुए नीतीश कुमार ने दरअसल फिर से प्लान तैयार कर लिया कि जिस प्लान को लेकर कि अमित शाह के नीचे उनके तमाम छोटे बड़े नेता जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि शैलेंद्र भागलपुर के विधायक ये कहते हैं कि साहब हमें वोट नहीं चाहिए, मैं हार जाऊं तो हार जाऊं, 2025 में अकेले दम पर बीजेपी सत्ता में आएगी और अकेले दम पर सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार को एक बार फिर से चिढ़ाने जैसा हुआ, एक बार फिर से आईना दिखाने जैसा हुआ, इसलिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी प्लान बी पर शिफ्ट करना जरूरी समझा और इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक झटके में बीजेपी, अमित शाह और उनकी रणनीति को ध्वस्त करते हुए अमित शाह को दिन में तारे दिखा दिए। लेकिन इस बीच में जो राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार का यह दाव जाहिर तौर पर उनके लिए, उनकी पार्टी के हित में है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार की पार्टी को वोट करता आया है और ऐसे में नीतीश कुमार उनका नुकसान झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप देखेंगे ऐसे सारे जिले हैं बिहार के अंदर जिसमें मुसलमानों की आबादी या वोटर्स अच्छे खासे हैं। खास तौर पर 4-5 ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर 65% से ज्यादा मुसलमान हैं, जिसमें बताया जाता है कि किशनगंज में करीब 66% मुसलमान हैं। इसी तरीके से कटिहार में वहां भी अच्छी खासी आबादी 40 से 45% के बीच में है। इसी तरीके से एक जिला पूर्णिया जिला है जहां पर मुसलमान 35 से 40% है। ये वो 4 बड़े जिले हैं, मगर इसके साथ करीब 35 से 40 ऐसे जिले हैं जहां पर 12% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं और उन 12% में से कुछ परसेंटेज नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जाते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जब 2022 के आसपास बिहार में, मुझे ऐसा लगता है कि यह वही समय था जब नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी के साथ में थी, जातीय जनगणना के मुद्दे पर जो जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने कराई थी, जिस तरीके से वहां जातियों की समीक्षा की गई, उनकी जनगणना हुई, मुस्लिम समाज के वोटर्स का जो आंकड़ा सामने आया वो नीतीश कुमार को मौजूदा वक्त में बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे ऐसे बयानों पर डराता है, नीतीश कुमार को चौंकाता है कि एक बड़ा वर्ग उनसे छिटक सकता है। तो हर तरह की नीति और रणनीति को ठोक बजा करके नीतीश कुमार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़े हुए हैं जहां पर उनको अपना राजनीतिक भविष्य, अपनी पार्टी का राजनीतिक भविष्य और अस्तित्व के साथ साथ में उन्हें निर्धारण करना है कि अब उनकी उम्र के इस पड़ाव पर, उनके आखिरी उम्र के इस पड़ाव के हिस्से में उनकी विचारधारा, उनकी स्थिति, उनकी नीति और रणनीति और साथ ही उनकी छवि किस दिशा में रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की एक्टिव चुनावी राजनीति में यह शायद आखिरी चुनाव हो, क्योंकि 2025 के चुनाव के बाद में 2030 का चुनाव होगा। अगले 5 सालों के बाद में नीतीश कुमार की फिजिकल स्ट्रेंथ, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य किस अंदाज में होगा, कैसा होगा, शायद वो एक्टिव राजनीति में तब ना हो। वो अपनी पार्टी को चलाएं, मगर अब उनको वह अपनी जिम्मेदारियां कुछ और लोगों को दे दे। नीतीश कुमार अपनी उम्र के इस हिस्से में कोई बड़ा डेंट अपनी छवि पर या दाग अपनी छवि पर नहीं रखना चाहते हैं और आखिरी हिस्से में वो अपनी एक सेकुलर और स्वच्छ छवि जैसा कि उनकी रही है उसको और बेहतर करना चाहते हैं। इसलिए एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर, दूसरी तरफ महाराष्ट्र मॉडल और तीसरी तरफ ऐसी तमाम चीजें जिसको लेकर के हमने हजारों, अपने सैकड़ों वीडियोस में आपके सामने रखे हैं कि आखिर नीतीश की मुश्किल बीजेपी के साथ में है। ऐसे में नीतीश कुमार अब उन तमाम रणनीतियों पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं
आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को एनडीए के साथ रहना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को अपनी राह अलग कर लेनी चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।